औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेगा टास्क के हवाले से है, जो आपको एक मेगा टास्क असाइन किया गया है एक असाइनमेंट के तौर पे। उसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक उसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा और दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा, क्योंकि ये वही दो चीज़ें हैं जिनको हम बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहे हैं। और ये सब्जेक्ट का मकसद भी यही है कि इन्हीं दोनों स्किल्स को पॉलिश किया जाए कि एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों और दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हों, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो LMS पे आप लोग देख चुके होंगे कि आपके साथ 5 डिफरेंट फाइल्स शेयर की गई हैं मेगाटास्क के फ़ोल्डर के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका मेगा टास्क है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो 7th सेमेस्टर के स्टार्ट में ही आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सबमिशन होगी और प्रपोज़ल की। तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट से गुजरेंगे जो आपको भी बताया जा रहा है, या जिस फॉर्मेट से अभी आप गुजरेंगे। तो ये किस्म की आप समझ सकते हैं कि मॉक एक्सरसाइज है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप जो है वो आखिर तक देखें, इस लेक्चर को, ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आएँ और आप जो है वो टाइम पे अपना जो मेगा टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें और सबमिशंस कर सकें। तो सबमिशन के हवाले से ये होगा कि कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाएगी टाइम लाइन में, लेकिन ये है कि आपने कोशिश करनी है ये चीज़ें टाइम में ही पूरी हों अपनी। तो ये 5 फाइल्स शेयर की गई हैं आपके पास LMS के ऊपर। इन 5 फाइल्स में से सबसे पहली जो फाइल जो हम देखेंगे वो आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल का फॉर्मेट है। ये वो फॉर्मेट है जो कि हाइट में EE डिपार्टमेंट और CS डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो फॉर्मल एक फॉर्मेट समझा जाता है, और आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल होता है वो भी इसी पे सबमिट करना होता है। अच्छा, सबसे पहली जो आपकी सबमिशन होगी वो तो एब्स्ट्रैक्ट की सबमिशन होगी। जिस तरह मैंने कहा था कि आपने 3 दिन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से आपको पता है कि एक समराइज्ड फॉर्म होती है पूरे प्रोजेक्ट की। तो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा 1 पैराग्राफ का या 2 पैराग्राफ का, और साथ उसके एक ब्लॉक डायग्राम बनानी होगी। बेशक ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन ना करें इस लेवल पे, कि ब्लॉक डायग्राम से बस देख के ये समझ आ जाना चाहिए कि आपकी प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी क्या होगी। और उससे पहले आपने ऑब्वियसली टाइटल सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जिस फील्ड में भी आपने प्रोजेक्ट करना होगा, डिफरेंट फील्ड हैं, जैसे आपको पता है इमेज प्रोसेसिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो डिफरेंट फील्ड मशीन्स है। तो किसी भी टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लेंगे किसी फील्ड में से, और उसके बाद सबसे पहले आप अपना जो है एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे एक पेज का, और साथ उसके एक ब्लॉक डायग्राम होगी। उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ आपने सबमिट करनी है वो आपकी फाइनल यानी कि जो प्रोजेक्ट होगा उसका प्रपोजल होगा, जो कि एक ऑफिशियल फॉर्मेट पे जमा होगा, और वो ये फॉर्मेट है। इसको अभी हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ज़रा सा कि इसमें क्या है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इसमें आपको जो है ना एक चेक शीट नज़र आएगी। चेक शीट से आपको पता चलेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि इसमें आप देखेंगे 13 डिफरेंट पार्ट्स हैं। टाइटल पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, देन यूटिलाइजेशन, देन वर्क स्केड्यूल, बजट, रेफरेंसेस, CVs जो आपकी होंगी, अंडरटेकिंग, और फिर GC यानी कि गाइडेंस एंड वैल्यूएशन कमेटी की रिमार्क्स। तो इसको हम अब ज़रा देखते हैं। यहाँ तो आपके लोगों के नाम आ जाएंगे इन चारों के। आमतौर पे मैक्सिमम 4 लोग अलाउ होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, फाइनल प्रोजेक्ट में। तो यहाँ आपके नाम आ जाएंगे। ये जो आपकी असाइनमेंट है ये इंडिविजुअल है, तो इसलिए आपका अलग से नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ टाइटल आ जाएगा, फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका इस जगह पे ये टाइटल आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मेंटल थॉट क्लासिफिकेशन, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। नीचे आपके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ जाएंगे, आपको सुपरवाइज़र का नाम आ जाएगा, और अगर आप कोई को सुपरवाइज़र रखना चाहते हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद ये वही टेबल ऑफ कंटेंट्स में वही चीज़ें आ गई जो हमने ऊपर भी देखी हैं। डिफरेंट 13 चीज़ें पेजेस के हिसाब से देंगे। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रोजेक्ट की होती है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। यानी कि ये वो स्टेटमेंट है कि जिसके ज़रिए से आप ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। यानी कि वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जिसका सॉल्यूशन आप अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए से जो है वो पेश कर रहे हैं।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या हो सकता है जी, द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, currently problems relating to personal identification techniques, why I am doing personal identification। क्योंकि ऊपर बात पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की गई थी, अगर आपने देखा हो टाइटल, ये जो हमारा टाइटल था प्रोजेक्ट का, कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मेंटल थॉट क्लासिफिकेशन, तो इसलिए इसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। फिर सेकेंड हेडिंग जो है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे अपने प्रपोजल में कि आपके प्रोजेक्ट के एम्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये चीज़ें आप हमेशा बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में, ना कि पूरा एक पैराग्राफ होगा, क्योंकि बुलेट्स की फॉर्म में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा। आपको पता है अच्छी तरह के लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कि जो आप काम करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले क्या काम हो चुका है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। और लाजमी नहीं है कि आप सारे जो रेफरेंसेस होंगे उनको एक्सप्लेन करें। अगर आपके टोटल 20 रेफरेंसेस हैं तो उनमें से हो सकता है कुछ जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगे और कुछ कम। तो जो ज़्यादा होंगे इंपॉर्टेंट, आमतौर पे 3-4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी पे आप फोकस कर रहे होते हैं। बाकी जो होते हैं उनको भी आप जो है वो साइट करते हैं। हमने पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंसेस की हमेशा साइटेशंस होती हैं। साइट का मतलब ये होता है कि उसको आप जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेंशन करते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। चौथा पार्ट जो है वो मेथडोलॉजी है रिसर्च की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यानी कि इसमें आप बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें सब हेडिंग आ जाती है थ्योरेटिकल स्टडीज़। थ्योरेटिकल स्टडीज़ में आप जो है वो थ्योरेटिकल स्टडीज़ की बात कर देते हैं, यानी कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो थ्योरीज आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको बतानी चाहिए वो आप बता देते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग में एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप जो है वो आमतौर पे जो है वो ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाते हैं और ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। और फिर मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड को जो यानी कि किस मेथड को जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आमतौर पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप और मेथड ऑफ एनालिसिस में ब्लॉक डायग्राम आ रही होती है। रिजल्ट एक्सपेक्टेड, कि आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, ठीक है, ये आप बता देंगे। फिर वर्क स्केड्यूल प्लान में आप इसी तरह लिख के बता देंगे कि डाटा कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, लिटरेचर में रिव्यू में कितना टाइम लगेगा, एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा, प्रोफेशन स्कीम करने में कितना टाइम लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, एनालिसिस, सिमुलेशन, रिजल्ट, फॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन, और आखिर में फाइनल राइटअप और थीसिस सबमिशन में कितना टाइम लगेगा। तो आप रफ टाइम बता देते हैं यहाँ पे, और फिर उसी टाइम को आप यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे टेबल की फॉर्म में जो है वो बता देते हैं, दिखा देते हैं। आमतौर पे 1 साल का टाइम होता है आपके पास। फिर बजट डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि आप जो है वो का जो प्रोजेक्ट है उस पर आमतौर पे कितना बजट लगेगा। फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस आपने जो है वो IEEE के फॉर्मेट में लिखने होते हैं, ये जहन में रखिएगा। रेफरेंसेस आपने हमेशा IEEE के फॉर्मेट में लिखने होते हैं, ठीक है। ये IEEE का फॉर्मेट अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, उसके बाद जो है जो पेपर होता है या जो रिपोर्ट होती है उसका टाइटल आता है, और फिर जिस जर्नल में या जिस कॉन्फ्रेंस में ये पब्लिश होता है उसकी डिटेल्स आती हैं, और आखिर में सबसे टाइम आता है। तो ये IEEE का फॉर्मेट है। नीचे भी वही फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। ये जर्नल पेपर का आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की जो है ना वो पब्लिकेशंस होती हैं। इसमें सबसे पहले जर्नल पेपर हो सकता है, तो ये जर्नल पेपर का जो है वो रेफरेंस दिया गया है सैंपल के तौर पे। ये कॉन्फ्रेंस का दिया गया है, ये बुक का दिया गया है, और ये वेब लिंक का दिया गया है। तो आम तौर पे ये जो है वो 4 से 5 किस्म के ही टाइप के रेफरेंसेस होते हैं। किसी जर्नल का रेफरेंस हो सकता है, किसी कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस हो सकता है पेपर का, किसी बुक का हो सकता है, या किसी वेब लिंक का हो सकता है, ठीक है। तो ये फिर आपके सीवीज आ जाएंगे। सीवीज में आपकी थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे, नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये सारी चीज़ें, रेलिवेंट कोर्सेज पास्ट। फिर यहाँ पे आप उन कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन कोर्सेज को आप समझते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से जिनका ताल्लुक है। तो कम से कम 4 जो है ना वो यहाँ पे कोर्सेज मेंशन करेंगे, उनके एग्जाम्स कब हेल्ड हुए, ग्रेड क्या है और आपका जीपीए क्या है, ये आप लिखेंगे। अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ बस आपने अपना नाम लिख के साइन करने होते हैं। और आखिर में सुपरवाइज़र के कमेंट्स, और फिर जीईसी कमेटी होती है जिसमें एक सुपरवाइज़र होता है, को सुपरवाइज़र ऑप्शनल है। एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2 जो होते हैं वो आपके ये वो होते हैं जो कि आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है उस पर लिखे जाते हैं। तो इनको हमेशा खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, या इसको आर्बिट्रेरी रख सकते हैं।
तो ये सारा आपका जो है पूरा एक प्रपोजल का फॉर्मेट है। इस प्रपोजल के फॉर्मेट पे आपने अपना जो प्रोजेक्ट की सबमिशन करनी होती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप अभी भी इस प्रोजेक्ट की सबमिशन करेंगे एज इट इज़, इसी को फॉलो करेंगे और इसी की बेस पे आपकी एवेल्युएशन होगी। तो ये तो पहली फाइल थी। अब हम चलते हैं सेकंड फाइल के ऊपर, दैट इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो टॉपिक की प्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम प्रपोजल डिफेंस कहते हैं। यानी कि इस प्रेजेंटेशन में आपने असल में आपने क्या करना होता है, इस प्रेजेंटेशन में आपने जो है अपने जो प्रपोजल होता है, जो टाइटल होता है प्रोजेक्ट का, उसको डिफेंड करना होता है। तो इसका भी फिक्स्ड फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपने जितना बनाना होता है। ठीक है, स्लाइड्स कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन टाइटल्स यही रहते हैं। तो सबसे पहले इस पहली स्लाइड पे आपका फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल का टाइटल आ जाता है, या प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाता है, आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और सुपरवाइजर नेम। अगर एक ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो सबके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं, सुपरवाइजर का नाम आ जाता है। सेकंड ये है कि आपने ये नोट कर लें कि इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कि इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये आपका प्रपोजल डिफेंस है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, तो आपने अपने प्रपोजल को डिफेंड करना होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है स्लाइड्स की, वो 12 से 15 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी केस। यूज दिस स्लाइड लेआउट एंड डिज़ाइन, डू नॉट यूज योर ओन डिज़ाइन या टेम्पलेट। यूज द, जिस तरह पहले बताया गया कि ये ऑफिशियल फॉर्मेट है, तो आपने ये यूज़ करना होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी आप यही यूज़ करेंगे और अभी भी आप यही यूज़ करेंगे। तो हम पूरा उसी स्टेप से गुजरेंगे मॉक एक्सरसाइज के तौर पे, जो कि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपको गुजरना होता है। तो आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। So use the same headings as described in this presentation. Do not use your own headings. If it is absolutely necessary to use your own, use them as subheadings. तो क्लियर बता दिया गया कि हेडिंग्स आप यही वाली यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और अगर बहुत ज़रूरी है कहीं पे तो आप सब हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपकी प्रपोजल सबमिट होता है, उसी की तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, उस पर भी सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, जिसमें मैक्सिमम एक स्लाइड आप रख सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी उसी तरह आ जाते हैं, वो भी मैक्सिमम एक स्लाइड होंगे। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू 2 स्लाइड्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो मेथडोलॉजी और प्रोजेक्ट मैक्सिमम 6 स्लाइड्स हो सकती हैं। वही मेथडोलॉजी हो गया, मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आप ये बताते हैं कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो कौन सा मेथड होगा। तो इसमें जो मेथडोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम को सही तरह से बनाया है और उसको सही तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो अप्रूव हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता इंशाल्लाह। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट यूटिलाइज कहाँ होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोसाइटी को इसका बेनिफिट कैसे होगा। इसकी भी एक स्लाइड हो सकती है, तो रेफरेंसेस की भी एक स्लाइड। तो आपने देखा इस पूरी जो प्रेजेंटेशन है, इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो हेडिंग्स हैं, वो सारी वही हेडिंग्स हैं जो कि इससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के प्रपोजल के अंदर सबमिट कर चुके होंगे ऑलरेडी। यानी कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के प्रपोजल सबमिट करेंगे वर्ड फॉर्म में या उसकी प्रिंट आउट्स लेके, और फिर उसी को देखते हुए उन्हीं हेडिंग्स की बेस पे आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, और कमेटी के सामने आके, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो कमेटी है, उस कमेटी के सामने आके, फैकल्टी मेंबर्स के सामने आप इसको डिफेंड करेंगे, और वहाँ से फिर आपको गो अहेड मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा प्रोजेक्ट को आगे परसू करने के लिए। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन होंगी उनकी, तो आप फिर उस पर डिलीवरेबल्स जो है सबमिट करेंगे। और ये भी हो सकता है वर्स्ट केस में कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव ना हो और आपको ये कहा जाए कि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। तो इस तरह ये जो प्रेजेंटेशन है, अब इस सब्जेक्ट में आपने क्या करना होगा, रिपोर्ट राइटिंग, जो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें आपने इसी तरह, जिस तरह मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सेम इसी तरीके से आपने ये प्रेजेंटेशन बनानी है, और इस प्रेजेंटेशन को बना के आपने सेम इसी तरह जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना है, और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करके वीडियो बनानी है। उस वीडियो को फिर आप जो है वो किसी तरीके से कंप्रेस कर लें, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता मैं आपको बता दूंगा, और आप कंप्रेस करके उसको यूट्यूब पे अपने आईडी के साथ शेयर कर दें। हाँ, यूट्यूब पे जब आप लॉगिन होंगे अपनी जीमेल की आईडी के साथ या किसी भी ईमेल के साथ, तो वहाँ पे आपको अपने चैनल की ऑप्शन आ रही है, तो उस चैनल पे आप जाएँ, तो आपको वहाँ पे अपलोड वीडियो करने की ऑप्शन होगी, तो आप वहाँ पे उसको अपलोड कर दें, और उसका जो लिंक है वो आप LMS पे शेयर कर दें। तो जिस तरह मैं यहाँ पे आपके साथ प्रोसीजर करता हूँ कि यहाँ पे पूरा जो लेक्चर है उसको बना के और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करके वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, और उसका लिंक है जो LMS पे शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरह आपने अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करना होगा, और उसको LMS पे उसका लिंक जो है वो शेयर करना होगा आफ्टर अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब। तो ये तो हो गई सेकेंड पॉइंट। अब ये जो बाकी 3 फाइल्स हैं, ये सैम्पल के तौर पे अगर आप देखें, तो पहला सैम्पल हम प्रपोजल, यानी कि आप देखें कि ये आपका फॉर्मेट था जो कि ब्लैंक था, इसी
के लिए, यानी कि ये आप समझ लें कि सैम्पल के तौर पे तीनों है, ये आपका सैम्पल का के तौर पे फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिखा दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ये वही फॉर्मेट है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ये वही आपकी चेक शीट आ गई, ठीक है। फिर आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये आपका टाइटल आ जाएगा, जिस तरह इस प्रोजेक्ट का टाइटल है फ्यूल फायर्ड इंजन बेस्ड रेफ्रिजरेटर एंड पावर फैक्टर कंट्रोल जनरेटर। 4 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, मैं इनका सुपरवाइजर था बैक इन 2014। और टेबल ऑफ कंटेंट्स में उसी तरह देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आप देख लें कि ये बुलेट्स की फॉर्म में इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट आ गए, ठीक है। अगर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो क्लियर कट बात की जा रही है कि 50% यानी कि नंबर्स की भी बात की जा रही है कि ठीक है, टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अबाउट 50% पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 250 वाट्स का पावर जो है वो जनरेट किया जाएगा और पावर फैक्टर को 2.95 पे लेके लाया जाएगा, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की बात की गई है। और फिर हम आगे चलें तो इसी से आगे मूव करें तो मेथडोलॉजी आ गई। मेथडोलॉजी में आप देखें सबसे पहले हमने कहा था थ्योरेटिकल स्टडीज़ होती हैं, तो ये कुछ थ्योरी आ गई उससे रिलेटेड। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने कहा था कि उसकी ब्लॉक डायग्राम होती है, तो ये ब्लॉक डायग्राम आ गई। ब्लॉक डायग्राम को अगर आप देखें इस प्रोजेक्ट में तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, इंजन है, गियर सिस्टम है, कंप्रेसर यूनिट है, सिंक्रोनस जनरेटर है, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोलर का जो है पूरा APFC जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोलर है और ये सारा कुछ लगा हुआ है। मेथड ऑफ एनालिसिस में बता दिया, थोड़े से रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो बता दिए, कहाँ यूटिलाइजेशन होगी इस प्रोजेक्ट की वो हो गया। फिर वर्क स्केड्यूल प्लान आ गया, प्रपोज्ड टाइम स्केड्यूल आ गया, बजट बता दिया गया प्रोजेक्ट का और रेफरेंसेस आ गए। इसमें तो रेफरेंसेस कुछ ठीक तरीके से नहीं बनाए गए, लेकिन रेफरेंसेस का फॉर्मेट वही होगा जो कि असल में उस फॉर्मेट के अंदर आपको बताया गया था, जो कि आपका IEEE फॉर्मेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड जो आपके रेफरेंसेस होंगे वो लेटेस्ट होने चाहिए। ये फिर सीवीज आ गई सब स्टूडेंट्स की, ठीक है। इनमें कुछ इनकी फिर रेलिवेंट कोर्सेज पास्ट आ गए, ये 3 डिफरेंट कोर्सेज मेंशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब 4 स्टूडेंट्स थे, चारों के ये सीवीज और रेलिवेंट कोर्सेज पास्ट आ गए। अंडरटेकिंग की वही स्टेटमेंट है और नीचे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, फिर सुपरवाइजर की कमेंट और आखिर में GEC की मीटी। तो ये आपका सैम्पल FYP प्रपोजल है। इसी तरह ये इसी प्रोजेक्ट की सैम्पल FYP प्रपोजल प्रेजेंटेशन है जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया इस बारे में, फ्यूल फायर्ड इंजन बेस्ड रेफ्रिजरेटर एंड पावर फैक्टर कंट्रोल्ड जनरेटर का। उसी की ये फाइनली प्रोजेक्ट की प्रपोजल प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें वही हेडिंग्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लें कि आमतौर पे आपकी स्लाइड्स होती हैं यहाँ पे तो जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट ये उनकी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस करवाई थी इनसे। तो ये आमतौर पे होता है कि आपकी जो बुलेट होती है मैक्सिमम 3 लाइनों की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो ये तो जस्ट कॉपी पेस्ट हुआ होगा, तो ये आपने ख्याल रखना होगा कि कभी भी ये इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि सारी आपको पढ़नी पड़े, बल्कि बुलेट में तो जस्ट एक फ्रेज़ होता है, स्टेटमेंट भी पूरी नहीं होती, ताकि आप उसको पढ़ के खुद से फिर एक्सप्लेन करें। लिटरेचर भी है फिर, ठीक है। मेथडोलॉजी आ गई। मेथडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम को आपने खुद से एक्सप्लेन करना होता है। रिजल्ट्स आ गए, यूटिलाइजेशन और फिर आखिर में रेफरेंसेस। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंटेशन का एक सैंपल आ गया और फिर लास्ट पे जो पूरी रिपोर्ट होगी आपकी उसका एक सैंपल आ गया यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है। और आखिर में जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, फाइनल प्रेजेंटेशन उसका भी फॉर्मेट तकरीबन इसी तरह का फॉर्मेट होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये प्रेजेंटेशन थोड़ी छोटी होती है, 12 से 15 स्लाइड्स की, और वो क्योंकि आप फाइनल प्रेजेंटेशन होती है आपकी तो वो ज़रा लंबी होती है, लेंथी होती है, उसमें तकरीबन 30 से 35-40 स्लाइड्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो वो जो और उसकी जो हेडिंग्स होती हैं प्रेजेंटेशन की वो भी तकरीबन यही हेडिंग्स होती हैं जो कि प्रपोजल की हेडिंग्स होती हैं। जबकि रिपोर्ट यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट की यहाँ पे दिखाई गई है, अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उसी तरह ये स्टार्ट हो रही है, ये भी आपकी के रेफरेंस के तौर पे उसी प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट है, ठीक है। इसी में आप देखें तो उसी तरह चीज़ें आ रही हैं, सर्टिफिकेट के ऑफिशियल फॉर्मेट है, हाइट का, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स शुरू होने से पहले की चीज़ें हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिस्ट ऑफ फिगर्स है, और ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम रिपोर्ट टीम के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं।
सारे पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको पता है कि हमने सारा देखा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स। चैप्टर स्टार्ट हो गए, चैप्टर 1 आमतौर पर इंट्रोडक्शन होता है, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू होता है। फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें टाइटल डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में क्या है, हार्डवेयर डेवलपमेंट है। चैप्टर 4 क्या है, हार्डवेयर डिज़ाइनिंग है, ठीक है। चैप्टर 5 क्या है, हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम है। और चैप्टर 6 क्या है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के अंदर इन्होंने इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए होंगे। और आखिर में जो आपका चैप्टर है वो कंक्लूजन, फीचर, रिकमेंडेशन है। और एक चैप्टर अलहदा से बनता होता है जो कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होती है, ठीक है। वो यहाँ पे टाइटल नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि ये भी फाइनल रिपोर्ट नहीं थी इनकी, इसमें भी कुछ चेंजेस करवाई थी मैंने, तो बहरहाल एक रिपोर्ट ये होती है